चलिए, तो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो सबसे पहले ये सवाल होता है प्रोनाउन क्या है। जैसे भी बेसिक में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रोनाउन से हमारा मतलब क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबको पता है डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है, पर पता होना चाहिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड in a place of a noun। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम एक फ्रेजल वर्ब पढ़ लेते होते हैं, स्टैंड फॉर। 3 फ्रेजल वर्ब होती है, एक होती है स्टैंड फॉर, एक होती है स्पीक फॉर, और एक होती है एक्ट फॉर। इन तीनों में जब हम फॉर यूज करते हैं तो फॉर का मतलब होता है टू सपोर्ट। अब सपोर्ट किसी को कैसे करना है, तो टू स्टैंड का मतलब होता है बाय प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस देकर किसी को सपोर्ट करना। स्पीक का मतलब होता है बाय स्पीच, किसी के बिहाफ पर बोलकर। एक्ट का मतलब होता है उसके लिए कोई काम कर कर, कोई एक्शन कर कर। तो जब हम किसी को हेल्प करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। स्टैंड फॉर का मतलब होता है उसकी जगह पर आकर, स्पीक फॉर का मतलब होता है उसके लिए बोलकर, और एक्ट फॉर का मतलब होता है उसके लिए कोई काम करके। अब मैंने कहा प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। तो स्टैंड्स फॉर अ नाउन का मतलब क्या, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को अपनी प्रेजेंस देता है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहां लिखा राहुल इज बिजी, तो अब मैं राहुल की जगह क्या लिख सकती हूँ, ही। तो ही ने क्या किया, ही ने राहुल की जगह आकर अपनी प्रेजेंस ही तो दी। तो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं। अब नाउन किसी भी लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करता है, नाउन क्या रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो प्रोनाउन भी वही रोल प्ले करेगा जो नाउन करते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। मेन ये 3 काम है। तो हमने कहा प्रोनाउन क्या रोल प्ले करता है, जो काम नाउन के हैं वही काम प्रोनाउन के हैं। क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन आ रहा है, तो प्रोनाउन वही काम करेगा जो काम नाउन करता है। मेनली 3, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई डोंट लाइक हिम। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब क्या मैं इन दोनों जगह पर कोई नाम लिख सकती थी, यस। तो अगर नाम होते तो नाउन है, नाम की जगह कुछ और लिख दिया तो वो प्रोनाउन है। मैंने कहा ही इज ऑलवेज बिजी। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, ही इज ऑलवेज बिजी, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब मैंने कहा विथ, अब बताओ अधूरा। तो कई बार डिस्कशन हो गया, प्रेपोजिशंस अपने बाद क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट्स लेती है। तो मैंने कहा ही इज ऑलवेज बिजी विद हिज फ्रेंड्स, या एक यहाँ पे कुछ वो लिख देते हैं प्रोनाउन, ही इज ऑलवेज बिजी विद देम। तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का। तो प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के लिए आता है, जो काम नाउन करते हैं वही काम प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर है यहाँ तक बात, लिखो इस चीज को।
डन। करें बेटा आगे। तो प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी टाइप्स भी जानना। तो अगला सवाल है प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं, बताओ। सवाल आप लोगों से है, जवाब देना आप लोगों को। जैसे नाउन कितनी तरह के थे, 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो प्रोनाउन बताओ कितनी तरह के होते हैं, 6। बाकी लोग 8। बताओ नाम, बताओ बताओ। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, possessive। तो दीज आर टोटल 10 इन नंबर्स। प्रोनाउन की जो कैटेगरी होती है वो 10 टाइप्स में सेग्रीगेट होती है। अब हमें ध्यान रखना है कि अगर इन टाइप्स के नेचर को हम समझ जाते हैं तो हमारा प्रोनाउन क्लियर हो जाता है। तो कुछ टाइम हम प्रोनाउन के नेचर को समझते हैं उसकी टाइप्स की हेल्प से। कैसे? तो हमारे पास 10 टाइप है। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, इंडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये जो हमारी टाइप्स हैं, जब हम इनके नेचर को समझते हैं तो हमें प्रोनाउन यूज करने आते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि ईच अदर और वन अनदर में क्या फ़र्क होता है, ईच अदर और वन अनदर में क्या फ़र्क होता है? तो मैं और तुम बात कर रहे हैं तो ईच अदर। अब मैं तुम मेरे से पीछे वाले से, मतलब मेरे और आगे वाले से बात करें तो वन अनदर। हमारे अलावा कौन? सोचो और सोचो। क्या माई सेल्फ को हम हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, माई सेल्फ इज मोनिका? क्यों? क्योंकि ये तो मैंने भी बता रखा है पहले नहीं आ सकता, एज अ सब्जेक्ट कभी यूज नहीं होता। बट वाई? तो क्यों नहीं पता? क्योंकि इनके नेचर को नहीं समझा हुआ। हो सकता है प्रोनाउन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो सकता है आप उसकी प्लेसिंग ठीक कर लेते हो कि आई आगे आएगा या पीछे आएगा, पर जब तक आप इनके टाइप्स के बेसिक नेचर को नहीं समझते हो आप हमेशा क्वेश्चंस में लैग करते हो। ठीक है ना? इसीलिए तो होता है ना कि तैयारी तो पूरी है पर स्कोर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा। तैयारी तो अच्छी है पर नंबर क्यों नहीं उतने आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बेसिक चीज़ें लैग कर जाते हैं। हम सुपर अपडेटेड चीज़ें फटाफट पढ़ लेते हैं पर बेसिक जो कोर होना चाहिए वो लैग करते हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उससे हम 2-3 टाइप्स को समझते हैं। ठीक है? एक तो लाइट की रिफ्लेक्शन इस पे इतनी आ रही है, मुझे ही नज़र आ रहा।
ये नेचर है हमें प्रोनाउन का जो हमें समझना है। जो हमारी ये वाली कैटेगरी है ये है पर्सनल। अब पर्सनल प्रोनाउन पर जो बेस, जैसे आपके पास जो असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट कैसे होगा, मैंने आपको जो शीट दी उसमें सबसे पहले लिखा होगा पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो पर्सनल प्रोनाउन पर बेस्ड होंगे। बेसिक नेचर पर्सनल प्रोनाउन का क्या है कि जब हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, अब मैं फिलहाल यहाँ से हटा रही हूँ, जब हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना होता है। मैंने कहा हिम, नोज, ही, तो क्या ये सही है? गलत है ना। हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ही। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, मैंने कहा देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड आई। तो हमने कहा देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड आई। अब बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन, अपने पास जो भी लेगी वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, बट आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यू एंड मी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा आसान रख रही हूँ अभी ताकि बेस समझ सको, कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कैसे ध्यान रखते हैं? तो हमें ध्यान रखना होता है लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी, सेकंड यू, थर्ड ही, शी, इट और दी। इस बात से ध्यान रख लेना कि जब भी सब्जेक्ट चाहिए होगा हमेशा ये वाला एरिया यूज होगा। जब भी सब्जेक्ट चाहिए होगा हम इनको यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आई का बनेगा मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो जब भी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ये यूज़ करेंगे, जब भी सब्जेक्ट चाहिए होगा ये यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? तो जब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे हम उनको थोड़ा टेढ़ा करेंगे जब असाइनमेंट पढ़ेंगे, पर अभी हम बेसिक बात ध्यान रखने हैं कि जहाँ सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है सब्जेक्टिव केस, जहाँ ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? इस बात को लिखो, ये एग्जाम्पल्स नीचे लिखते जाना, चार्ट बना लो और एग्जाम्पल्स नीचे लिखते जाना।
क्लियर है? करें आगे? हटा दो बेटा ये। अब आ जाता है पोजेसिव डिटर्मिनर। अब सवाल ये आता है कि जब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनर क्यों यूज कर रहे हैं? तो हमें समझना होता है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और डिटर्मिनर होते हैं ये आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं। इनकी क्लैरिटी के लिए हम इनको एक साथ समझते हैं। डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर वो होते हैं जो ना तो सब्जेक्ट बन सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा शी इज माई फ्रेंड। अब जब मैंने लिखा शी इज माई फ्रेंड तो ये बात पूरी है ना। अब मैं यहां से फ्रेंड ही हटा दूं, सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर के पास पावर नहीं है ना वो बात पूरी कर दे। माई के आगे क्या लिखना पड़ेगा? माई फ्रेंड, माई मदर, माई सिस्टर, क्या? तो माई के पास पावर नहीं है कि वो बात पूरी कर सके। क्यों? क्योंकि माई डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर के पास पावर नहीं होती बात पूरी करने की, क्योंकि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आई मी से क्या बनता है? माई। अब योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक। तो अब हम इसको जब पूरा करेंगे तो हमने कहा माई फ्रेंड। अब मैंने कहा माई कार, तो मैं माई कार को लिख सकती हूँ माइन। अब मैं लिख दूं इट इज माइन कार। गलत, क्योंकि माइन कार में ऑलरेडी क्या आ गया था? माई कार। तो या तो मैं लिखूं इट इज माइन या मैं लिखूं इट इज माई कार। तो विच मीन्स माई कार और माइन सेम बात है। विच मीन्स कि अगर हम डिटर्मिनर प्लस नाउन कर देते हैं तो हमको मिलता है पोजेसिव प्रोनाउन। अगर हम डिटर्मिनर प्लस नाउन कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? पोजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं लिख रही हूं माई प्लस नाउन तो बनेगा माइन। आर प्लस नाउन आर्स। यू, योर प्लस नाउन योर्स। हिज प्लस नाउन, हिसिंग साउंड के लिए हम सिर्फ एक एस रखेंगे। हर प्लस नाउन हर्स। इसका नहीं बनता, दिमाग लगाओ क्यों नहीं बनता। देयर प्लस नाउन देयर्स। इट वाले का क्यों नहीं बना? क्योंकि थिंग्स में पोजेशन नहीं होता। पोजेशन इंसानों का एट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो हम क्योंकि बोलचाल में इतनी बात बोल देते हैं इसलिए हमें ठीक लग जाते हैं। दे डोंट लाइक माई शर्ट सो आई डोंट लाइक देयर। ठीक है ना? तो उनको मेरी चीज़ पसंद नहीं है, मेरे को की। पर देयर वाट, या तो हम लिखे देयर शर्ट, ठीक है, वेस्टर्न शर्ट्स आएगा, या हम लिखें देयर्स। ठीक है ना? तो हमने कहा दे डिडंट लाइक माई शर्ट सो आई डिडंट लाइक देयर शर्ट्स। ठीक है? तो या तो लिखे देयर प्लस नाउन या हम लिख दें देयर्स। क्लियर है? लिखो इस बात को।
देखो क्या होता है, इट न्यूट्रल जेंडर होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करता है, बट इट उसके साथ एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है जो किसी भी इंसान को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ कि इट्स मी या इट्स आई, तो मी और आई आएगा, ये अलग स्टेटमेंट होती है कि आगे सेंटेंस कैसा है, पर मी भी आ सकता है और आई भी आ सकता है। अब वो मी और आई इंसान है ना, पर हम उसके लिए इट लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है, जैसे आप किसी को व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप चैट करते हुए आप सामने वाले ने लिखा हु इज़ दिस, तो आप वहाँ लिख सकते हो इट्स मी। तो वहाँ इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। डन। तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आते हैं। क्लियर है ये बात? अब जब पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ एक बात ध्यान रखनी होती है कि प्रोनाउन और डिटर्मिनर में फ़र्क होता है। प्रोनाउन के पास जो पावर होती है वो पावर डिटर्मिनर के पास नहीं होती। अगर डिटर्मिनर लिखा है तो उसको साथ में नाउन चाहिए, माई हाउस, योर हाउस, बट जब हमने योर्स लिख दिया तो उसमें वो नाउन ऑलरेडी ऐड हो गया। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक पे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अच्छा एक मिनट पहले वहां पे लिखना पड़ेगा ना, बताओ रिफ्लेक्सिव केस। अब जो रिफ्लेक्सिव केस होते हैं उनकी वर्ड फॉर्मेशन और इम्फेटिक की वर्ड फॉर्मेशन सेम है। मतलब अगर मैं माई सेल्फ लिख रही हूँ तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, वो इम्फेटिक भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कब वो रिफ्लेक्सिव बन रहा है और कब वो इम्फेटिक बन रहा है? तो ये हमें सेंटेंस बताता होता है। तो मैंने लिखा माई सेल्फ। अब देखना क्या ये सारे सही हैं? तो सारे सही नहीं है। देखो माई सेल्फ सही है, योर सेल्फ या योर सेल्फ दोनों सही हैं, क्योंकि यू जो होता है वो एक इंसान के लिए भी आ जाता है और एक से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है। तो योर सेल्फ लिखे या योर सेल्फ दोनों सही हैं। बट आर में ये बात होती है, हमेशा किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। तो अगर हम आर सेल्फ लिख रहे हैं तो वो गलत है। सही क्या है? आर सेल्फ। ऐसे ही दे, सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए, फिर दे देम सेल्फ गलत, देम सेल्फ। तो यही रिफ्लेक्सिव और यही इम्फेटिक। अब हमें समझना है कब ये रिफ्लेक्सिव है और कब ये इम्फेटिक है। तो हम एक सेंटेंस से एक एग्जांपल से एक बात समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई हर्ट, तो आई ने एक एक्शन किया। अब आई ने जो एक्शन किया, जैसे मैंने कहा आई स्टॉप, फुल स्टॉप, तो ये बात अपने आप में पूरी है कि मैं रुका, ठीक है। अब आई हर्ट, क्या ये बात पूरी है? ये पूरा है जब हम कहते हैं इट हर्ट्स, बट आई हर्ट हूँ,
मैंने हर्ट किया, किसको किया? देयर मस्ट बी अ रिसीवर, कोई ना कोई है जिसने वो एक्शन रिसीव किया। तो मैंने कहा आई हर्ट यू, आई हर्ट देम, आई हर्ट माई फैमिली। अब यहां कोई भी लिख दूंगी तो वो उस एक्शन का रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि हर्ट करने का एक्शन जो मैं कर रही हूं उसको कोई ना कोई रिसीव भी कर रहा है। अब क्या हो अगर मैं कोई ऐसा एक्शन करूं और उसको मैं खुद ही रिसीव कर लूं? तो सब्जेक्ट जब कोई एक्शन परफॉर्म करे और वो घूम कर वापस सब्जेक्ट पर ही आ जाए, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसको ध्यान रखना है मिरर से। अब यहाँ लाइट्स ऑन है, मेरे को सामने अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं सामने खड़ी हूँ। क्या तुम अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो? क्योंकि तुम सामने नहीं हो। अब मैं कुछ करूं और उसका इफेक्ट मुझ पर ही आ जाए, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब मैं पीछे हट जाऊं तो क्या मुझे रिफ्लेक्शन दिखेगा? नहीं। अगर मैंने कुछ किया और उसका इफेक्ट मेरे पर ही आ गया, दैट इज रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने कहा ही स्लैप्ड, तो अब जब स्लैप होने का एक्शन हुआ तो कोई ना कोई तो होगा जिसने उस एक्शन को रिसीव किया। तो मैंने कहा ही स्लैप्ड हिज ब्रदर, ही स्लैप्ड हिज फ्रेंड, ही स्लैप्ड यू, ही स्लैप्ड देम, कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसने वो एक्शन खुद पे ही कर दिया। होता है ना, ये भी एक बार दौरा पड़ता होता है इंसान में, है ना। ये दौरा अक्सर आशिकी में पड़ता होता है, ये अदरवाइज नहीं पड़ता होता। तो हमने जो एक्शन किया बेटा और उसका इफेक्ट किसने ले लिया? तो सब्जेक्ट जब कोई काम करे और उसका इफेक्ट घूमकर सब्जेक्ट ही ले ले, दैट इज रिफ्लेक्शन। कई बार हम बोलते हैं ना यार फिर मैंने खुद को ही समझा लिया। तो पहले तो आपने एक कहानी करी होगी दूसरों को समझाने की, तो मैंने समझाया किसको? तुम्हें। भैया नहीं चली तुम्हारे पे, फिर मैंने किसको समझा लिया? तो आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड। तो जब हम कुछ एक्शन करें और उसका इफेक्ट हम ही ले लें, तो दैट इज रिफ्लेक्शन। ध्यान ये रखना होता है, आई के लिए आ रहा है माई सेल्फ आएगा, ही के लिए आ रहा है हिम सेल्फ आएगा, दे के लिए आ रहा है देम सेल्फ आएगा। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने लिखा आई एंजॉयड द पार्टी। अब ये सेंटेंस सही या गलत? सही है ना। अब मैंने फिर एक और लिखा आई एंजॉयड इन द पार्टी। अब ये भी सही या गलत? मैंने कहा आई एंजॉयड द पार्टी और आई एंजॉयड इन द पार्टी। मैंने एंजॉय किया व्हाट पार्टी? मैंने एंजॉय किया कहाँ? इन द पार्टी। अब इन दोनों में फर्क क्या आया कि ये तो बन गया व्हाट का रिप्लाई कि मैंने एंजॉय किया क्या, और ये बन गया वेयर का रिप्लाई कि मैंने एंजॉय किया कहाँ। बोलने में दोनों ठीक लगते हैं, कहाँ एंजॉय किया और क्या एंजॉय किया, पर समझना बेटा ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपने एंजॉय कहाँ किया ये तो बता दिया, बट यू एंजॉयड व्हाट? आई एंजॉयड व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई यहाँ तो पार्टी बन रहा है, क्या यहाँ व्हाट का रिप्लाई पार्टी बन रहा है? क्योंकि यहाँ पार्टी बन रहा है वेयर का रिप्लाई। तो आई एंजॉयड व्हाट, वेयर तो वो प्लेस है जहाँ आपने एंजॉय किया, पर एंजॉय किया क्या? तो मुझे यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट नीडेड है। तो मैंने कहा आई एंजॉयड फूड, आई एंजॉयड म्यूजिक, या आई एंजॉयड माई सेल्फ। जब किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो और ऑब्जेक्ट सेंटेंस से मिसिंग हो, तो अगर सेंस बनती हो तो हमें वहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस डाल देना होता है। मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया तुम्हारे सामने मेरे भाई को, मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने फादर को, मैंने इंट्रोड्यूस किया खुद। आया समझ? क्लियर है बेटा? तुम लोग ना कुछ वो लेके आया करो, एनर्जी ड्रिंक सॉर्ट ऑफ। चलो करो स्टार्ट। ये अभी रिफ्लेक्सिव है, इम्फेटिक नहीं आया ना, अभी रिफ्लेक्सिव है ये सारा।
जो मैंने लिख के काटा है तुमने भी लिख के काटना है, ताकि ये बात तुम्हें याद रहे। बेटा प्लीज मेरी बॉटल में भी थोड़ा पानी ले आना। कर दूं स्लाइड चेंज? कर लिया? बेटा कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमें वट का रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है, छोड़ नहीं सकते। वो बोलने में अच्छा लग जाएगा बट वो अधूरा माना जाएगा क्योंकि आपने बताया नहीं यू एंजॉयड व्हाट। तो हम लिख दें आई एंजॉयड द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स, आई एंजॉयड डांसिंग, आई एंजॉयड म्यूजिक, तो कंप्लीट है। बट आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई एंजॉयड व्हाट? हाँ, जैसे अभी मैंने इंट्रोड्यूस बताया, I introduced my brother, I introduced my father, I introduced to the chairman. But whom? I introduced myself to the chairman. Clear है? Done? चलिए आगे चलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव पे आते हैं, सॉरी इम्फेटिक पे। इम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसिस करना। एम्फेसिस का मतलब प्रेशर देना, एम्फेसिस का मतलब प्रेशर देना। जैसे सबके बचपन में एक स्टोरी हुई होगी कि जब स्कूल में समर वेकेशन, पहले तो वेकेशन होता है या वेकेशंस होता है? समर वेकेशन या समर वेकेशंस? समर वेकेशंस, एस। Vacations is not a word at all. Either it is for one day or more than one.
वेकेशन, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना गर्मी की छुट्टियाँ, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, तो ऐसा नहीं होता, वेकेशन होता है, ठीक है। लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में सेम एंटिटी में रहते हैं। जैसे डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, एक डियर तो भी डियर, एक से ज़्यादा तो भी डियर। अब सवाल मेरा क्या है तुम लोगों से, सवाल क्या है, डिस्कशन है। जैसे क्या होता है कि गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं। अब हमारे स्कूल में हमें याद है कि जब गर्मियों में छुट्टियाँ होती थी तो जितनी छुट्टियाँ होती थी उससे डबल काम मिलता था। आज की जनरेशन में तो थोड़ा कम हो गया है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले बच्चों को कम काम मिलता है, बट चलो उनके हिसाब से ज़्यादा होगा या हो सकता है मिलता भी हो कुछ स्कूल्स में। तो पता नहीं, वैसे तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता, जब तुम काम ही दे रहे हो तो छुट्टियाँ क्यों कर रहे हो। पर अगर छुट्टियाँ कर रहे हो और तुम्हें लगता है बच्चा पढ़ाई के टच में रहे, तो फिर वो काम दो ना जो प्रोडक्टिव हो। आप उसको हैंड राइटिंग के लिए दो ताकि उसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो, ऐसे काम दो, है ना। बट चलो रटने का भी काम दे दिया, लिखने का जो काम मिलता था, पर बच्चा जब बहुत लिखने का काम मिलता है तो बच्चा हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करता है। अब जब होमवर्क बहुत सारा मिलता है तो दो बच्चे होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। जनरली एक कैटेगरी लड़कियों की होती है जो कहती है कि पहले होमवर्क कर लेते हैं फिर घूमने जाएंगे, घूमना मीन्स नानी दादी का घर एंड ऑल, चलो जी। अब एक कैटेगरी जो मोस्टली लड़कों की होती है वो कहते हैं पहले छुट्टियां बिता ले बाद में देखी जाएगी, है ना, सेकंड। अब ये जो सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, जब इनका स्कूल ओपन होने का दिन आ जाता है, मतलब एक तो दिन रह रहे होते हैं, तो इनको घबराहट हो रही होती है क्योंकि अब इन्होंने काम नहीं किया है। अब ऐसे कैटेगरी के बच्चे या तो अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि एक दो दिन की और छुट्टी करा दो ताकि वो काम चेक हो जाए, या फिर उनके घर में जो भी आया होता है वो साथ बैठ के कॉपियाँ बना रहा होता है। मुझे आज भी याद है कि मतलब मेरे पापा एक कॉपी लेके बैठे हुए हैं, एक मैंने उठा ली, एक मेरे भाई ने उठा ली, मेरा कोई कज़न आया उसने उठा ली, तो वो क्यों, मतलब, और देखो एक ही कॉपी में 4 हैंड राइटिंग। टीचर पूछ रही है काम तूने ही किया है, बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है हाँ मैंने ही करा है। टीचर को भी पता बच्चे ने नहीं करा, बच्चे को भी पता है कि मैंने नहीं करा। वो प्रेशर जो बच्चा दे रहा है, हाँ काम मैंने ही किया है, दैट इज एम्फेसिस। अभी प्रेशर में सिंपल तरीके से भी समझा सकती थी, बट कुछ बातें हम जब इस तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। मैंने तुम लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए। टीचर जानता होता बच्चा कितने पानी में, मुझे पता था इस 10 में से तुम 2 क्वेश्चन सॉल्व कराओगे, पर 8 क्वेश्चन तुम गलत करोगे ही करोगे। अब एक बच्चा उसने 10 में से 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैंने कहा तूने खुद ही किया, कह रहा हाँ खुद ही किया, दैट इज प्रेशर। तो एम्फेसिस का मतलब होता है कि अगर हम उसको सेंटेंस में ना भी दें सेंटेंस तो भी ठीक है, रिफ्लेक्सिव अगर सेंटेंस से हट जाएगा तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव किसकी जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो इसका इफेक्ट किस पोजीशन पे आएगा, अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, बेटा हमने जो पीछे स्लाइड ली, अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसका इफेक्ट किस पोजीशन पे आएगा, ऑब्जेक्ट ना। तो यहाँ लिख लेना रह गया, रिफ्लेक्सिव हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की पोजीशन हमेशा ऑब्जेक्ट होती है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की पोजीशन पे तो कोई एक्शन होगा और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे वो इफेक्ट लिया जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हमेशा क्या लेता है, सब्जेक्ट के किए हुए एक्शन का इफेक्ट, ठीक है ना। अब आता है एम्फेटिक, कर दो चेंज। अब मैंने कहा आई हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस गलत है, सही है ना। अब मुझे इसमें डालना है प्रेशर, तो अब जो डलेगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्फेटिक, क्योंकि इम्फेटिक का मतलब क्या था, एम्फेसिस करना। तो इम्फेटिक की पोजीशन 2 जगह, आई myself have solved all these questions, yeah I have solved तो इम्फेटिक क्या कर रहा है, अब दोनों जगह प्रेशर दे रहा है। बेटा आप ध्यान से देखो, दोनों जगह से भी अगर हटा दूंगी तो सेंटेंस तो सही रहेगा ना। तो इम्फेटिक के लगने से प्रेशर आता है, हटने से सेंटेंस नॉर्मल हो जाता है। अगर हम किसी सेंटेंस में से इम्फेटिक को हटा भी देंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा इम्फेटिक की पोजीशन क्या होती है, पहली पोजीशन होती है आफ्टर सब्जेक्ट, और एक पोजीशन और होती है उसकी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने कहा आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चंस with my friends on Sunday। अब मैंने इस सेंटेंस को क्या किया, मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा सा लेंथी कर दिया। अब मुझे इसमें प्रेशर डालना है, तो बेटा आप प्रेशर डालने के लिए मुझे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब मैं प्रेशर एंड में नहीं डाल सकती। इन शॉर्ट, अगर कोई सेंटेंस लेंथी हो जाए तो पोजीशन हमेशा आफ्टर सब्जेक्ट रखना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एंड में लिखोगे आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद माय फ्रेंड्स ऑन संडे माई सेल्फ, तो प्रेशर उतना जा नहीं पाएगा जितना प्रेशर इस एक्शन पे बनता, क्योंकि सेंटेंस लेंथी हो गया। तो प्रेशर कहाँ होगा, प्रेशर या तो फ्रेंड्स पे चला जाएगा या संडे पे चला जाएगा। अगर सेंटेंस छोटा है तो आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो और आप एंड में भी लिख सकते हो। अगर आपका सेंटेंस लेंथी हो गया तो आप उसको सीधा सब्जेक्ट के बाद लिख देना, बाद में वो उतना प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात? लिखो। डन? कोई डाउट है? तो दोनों की फॉर्मेशन सेम है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। फर्क क्या है, अगर रिफ्लेक्सिव सेंटेंस से हटेगा तो सेंटेंस अधूरा है, इम्फेटिक लगाने और हटाने से सेंटेंस खलत नहीं होता, सिर्फ प्रेशर ऐड होता है। डन यहाँ तक? रेसिप्रोकल,
चलिए बताइए। दोनों में ईच अदर। अब देखो तीनों तरह के क्वेश्चन आ गए। दोनों में ईच अदर, पहले में ईच अदर, दूसरे में वन अनदर, पहले में वन अनदर, दूसरे में ईच अदर। अब कोई वो भी बोल दो दोनों में वन अनदर, वही रह गया। अब होता क्या है ना बेटा, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग आप कोई सा यूज कर लो, ठीक है, वी डोंट बोदर मच। अगर आप बोल रहे हो कि आई डिसाइडेड टू हेल्प, नहीं, वी ऑल डिसाइडेड टू हेल्प, तो ईच अदर तो भी ठीक, वन अनदर तो भी ठीक। बोथ द फ्रेंड्स क्वार्रेल्ड विथ ईच अदर तो भी ठीक, वन अनदर तो भी ठीक। बट जब हम बात करते हैं ना लैंग्वेज की पेपर सॉल्व करने की, तो हमें टेक्नैलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। बोल चाल में लैंग्वेज लिबरल है इस कॉन्सेप्ट पे, सब जगह नहीं बात कर रही हूँ, बट इस कॉन्सेप्ट पे लैंग्वेज लिबरल है कि आप दो के लिए ईच अदर लगाएं तो भी ठीक, वन अनदर लगाएं तो भी ठीक। आप दो से ज़्यादा के लिए ईच अदर लगाएं तो भी ठीक, वन अनदर लगाएं तो भी ठीक। बट लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो उसके अकॉर्डिंग पहले वाले में क्या आ जाएगा और दूसरे वाले में वन अनदर। तो हमने कहा ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो यहाँ ईच अदर ये गलत है। क्लियर? लिख लो। एक बार जितना लिखा है उसको देखो, पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, रेसिप्रोकल। 5 पार्ट्स हो गए डिस्कस, नेक्स्ट 5 रह गए हैं। एक बार देखो फटाफट से, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलें। बेटा रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करे, उसका इफेक्ट कोई और ना लेकर सब्जेक्ट ही ले ले, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ कर रही थी, ठीक है, अब मेरे उस एक्शन से किसी का हाथ जल गया, तो मैंने हर्ट किसको किया? सामने वाले इंसान को। अब कुछ करते हुए मैंने अपना ही हाथ जला लिया, अब हर्ट कौन हो गया? मैं खुद हो गया। थप्पड़ मारा, किसी और को मारा, खुद को मार लिया। हेल्प करी, किसी और की करी, चलो खुद की कर ली। समझाया, किसी और को समझाया, खुद को समझा लिया, ठीक है ना। अब मैंने कहा तुम्हें खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा, तो जो यू एक्शन लेगा उसका इफेक्ट कौन लेगा? यू खुद ही, ठीक है ना। तो अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं
जहाँ पर इफेक्ट कहीं और जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। बट अगर हम कोई सेंटेंस ऐसा लिख रहे हैं जिसमें उस एक्शन का इफेक्ट खुद रिसीव करने वाला सब्जेक्ट ही है, तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव केस लिखना पड़ेगा। क्योंकि सब्जेक्ट जो इफेक्ट, देखो क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग पार्टी होते हैं। सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करेगा, उसका इफेक्ट कोई और ही रिसीव करेगा। अब थप्पड़ मारने का एक्शन है, इन जनरल केसेस में थप्पड़ तो दूसरे को ही मारा जाता है ना, कभी दोहरा एक अलग पड़ जाए तो अलग बात है, बट इन अदर कंडीशंस हम थप्पड़ हमेशा किसको मारेंगे? दूसरे को। पर फिर हमें दोहरा पड़ गया, खुद को मार लिया, तो वो एक्शन का इफेक्ट किसने लिया? हमने। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग एंटिटी होते हैं। अगर ये सेम एंटिटी हो जाए तो हमें रिफ्लेक्सिव केस देना पड़ता है। अगर सेंटेंस बिल्कुल सही है, बस हमें प्रेशर डालना है कि हाँ मैंने ही करा है, वो वाला प्रेशर डालना है, तो फिर हमें इम्फेटिक देना पड़ता है। इम्फेटिक की पोजीशन होती है या तो सब्जेक्ट के बाद या लास्ट में, ट्राई करो उसको सब्जेक्ट के बाद लिखो। और रिफ्लेक्सिव की पोजीशन होती है हमेशा ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हम ये कह दें कि हाय माई सेल्फ इज मोनिका, तो बताओ ये सही है गलत? गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव केसेस, ठीक है, सब्जेक्ट बन नहीं सकता। और अकॉर्डिंग टू द इम्फेटिक प्रेशर है नहीं। हाँ मैं खुद ही मोनिका हूँ, मैंने कहा मैं मोनिका हूँ, तो उसने कहा नहीं तुम तो नहीं हो, मैंने कहा हाँ मैं खुद ही मोनिका हूँ। डज इट मेक एनी सेंस? आई आता है ना, तो फिर बना प्रेशर कहाँ दे रहे हो? हाँ मैं खुद ही हूँ, मेरे भूत नहीं है ये, मैं खुद ही हूँ। हम मान लेना आई माई सेल्फ कि हम प्रेशर दे रहे हैं, हाँ ये गलती मैंने ही करी है, आई माई सेल्फ हैड मेड दिस मिस्टेक। समझ आता है ना? हाँ मैं खुद ही मोनिका हूँ, है ना? समझ आ रही है बात? तो इसीलिए हम खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज। माई नेम इज़ मोनिका, आई एम मोनिका, दिस इज़ मोनिका, इट इज़ मोनिका, यू कैन यूज़ एनी, ठीक है ना? अब इसके बाद आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव पे, लास्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव भी आसान है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बेटा पॉइंट आउट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। अब पॉइंट आउट कैसे कर रहे हैं? जैसे मैं तुम्हें ये चीज दिखा रही हूँ, तो मैं इसको क्या कहूंगी? दिस। अब यही चीज दूर, मैंने कहा वो बॉटल, दैट। अब मैंने अपने साथ तुम्हें दोनों चीजें दिखा दी, दीज। अब बॉटल के साथ मैंने बैग भी दिखा दिया, दोस। तो हमने कहा दिस, दैट, दीज और दिस और दैट जो होते हैं ये नेचर में होते हैं बेटा सिंगुलर नेचर के। तो फर्क क्या होता है? दिस जो होता है वो नियर की चीजों को रेफर करता है, दैट जो होता है वो दूर की चीजों को रेफर करता है, डिस्टेंट। दीज और दोज दोनों होते हैं प्लूरल नेचर के। दीज जो होता है वो नियर की चीजों के लिए होता है, दोज जो होता है वो दूर की चीजों के लिए होता है। इन शॉर्ट, अगर हम दिस लिख रहे हैं और उसका प्लूरल बना रहे हैं तो बनेगा दीज। अगर हम दैट लिख रहे हैं और उसका प्लूरल बना रहे हैं तो बनेगा दोज। क्लियर है? लिख लो। डन? हम
हमने कहा प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर आता है। जब नाउन की जगह आता है तो काम भी क्या करेगा, जो काम नाउन करता है, ठीक है। हमने कहा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव में आपको देखना है कि कहाँ डिटर्मिनर चाहिए था, कहाँ पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए था। पोजेसिव प्रोनाउन में ये ध्यान देना है कि इसमें नाउन ऑलरेडी एडेड होता है। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की जगह आता है, इम्फेटिक प्रेशर देने के लिए आता है। रेसिप्रोकल ईच अदर और वन एन अदर, ईच अदर दो के रेफरेंस में आता है, वन एन अदर मोर देन टू के रेफरेंस में आता है। पर ध्यान देना बोलने में हम कैसे भी बोल सकते हैं, दे ऑल हेल्प ईच अदर, बोलने में ये गलत नहीं माना जाता, लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज और दोज। अब बच गया हमारा इनडेफिनिट, टेढ़ा है। इंटेरोगेटिव आसान है बट इसको पढ़ा जाता है बेटा रिलेटिव के साथ। और डिस्ट्रीब्यूटिव ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके नेचर को समझना। रिलेटिव का मतलब होता है व्हाट, सॉरी, हु, दैट, विच कैसे यूज किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव भी यही होते हैं, हु, हुम, यहाँ पे व्हाट और एक और ऐड हो जाता है विच के साथ, ठीक है। इनडेफिनिट, एवरीवन, समवन, नो वन, इनका क्या यूज होता है। तो अब जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट बचे हैं वो ये तीन बचे हैं। इंटेरोगेटिव तो 2 मिनट में समझ आता है, ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लेता। अब जो हमारे ये 3 पार्ट बचे हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इनको ध्यान से समझना जरूरी है। जब ये सारे पार्ट खत्म होंगे तो हम क्वेश्चन डील करना शुरू कर देंगे कि हर टाइप से कैसे क्वेश्चन निकल कर पेपर में आए हुए हैं और कैसे हमको उनको सॉल्व करना है। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है बेटा तो पूछ लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक और ध्यान देना। आप जो अगली क्लास मिस कर देगा तो इंग्लिश ऐसे खराब मत करो कि समझ आ रही है वाह चलो क्लास मिस कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समझ आ गई तो पेपर निकल जाएगा, है ना। और पेपर की हमारी योजना बनी हुई है पंचवर्षीय, है ना। तो अगली क्लास शायद से कल ही है, ठीक है, और प्रोनाउन ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है?